नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान इन दिनों पॉलिटिकल डेस्टिनेशन बन रहा है। कोई मैरिज के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अब राजस्थान वैसे तो खैर चर्चाओं में बहुत कई कारणों से है, लेकिन लू के थपेड़े भी जबरदस्त, लेकिन राजनीतिक दलों को राजस्थान बहारा है। कांग्रेस एक तरफ अपना नव संकल्प चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक उदयपुर में कर रहा है, वहीं 20 और 21 मई को जयपुर में भाजपा की एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर से लोग जुटेंगे। जेपी नड्डा सहित कई पदाधिकारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़े स्तर पे लोगों को जुड़ना है यहाँ। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। यानी कि पॉलिटिकल डेस्टिनेशन है, इसके मायने क्या है, राजस्थान को क्यों चुना गया है, कोई खास वजह से? तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाजपा से शैलेंद्र धवाई जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राजस्थान पॉलिटिकल डेस्टिनेशन बन रहा है, हालांकि यो देखें तो राष्ट्रीय स्तर की बैठकें पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी हुई है। बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अक्सर ये माना जाता है कि पार्टियां वहां पे अपनी व्यवस्थाओं से महफूज रहती हैं जहां पे उनकी सत्ता होती है, लेकिन राजस्थान को भाजपा ने भी चुना है कि उनके राष्ट्रीय स्तर की बैठक जयपुर में की जाए। क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि अब पार्टियां वैसी गरीब नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। धर्मशालाओं में अपने अधिवेशन करते थे और लोगों से ₹2 इकट्ठे करके और उसके हिसाब से सारी बातें होती थी। आज पार्टियां धनी हैं, बहुत धनी हैं, करोड़ों की तादाद में उनके पास में बैंक बैलेंस है और उनके टेक्नोलॉजी से सजे उनके दफ्तर हैं। उनके जो नुमाइंदे हैं वो हवाई जहाजों में चलते हैं, रेल में भी सफर नहीं करते। पहले रेल में सफर किया करते थे, बसों में सफर किया करते थे, तो बदल गया सब कुछ। ऐसी स्थिति में राजस्थान, मुझे लगता यह है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है पूरे देश में, उसके लिए एक बहुत बड़ी मौजूद जगह है। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ कांग्रेस बरकरार है, कांग्रेस ने आक्रमण सहे और अपने आप को सर्वाइव किया है। राजस्थान ऐसी जगह है जब भारतीय जनता पार्टी ने 25 सांसद दिए हैं। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और वो कभी भी अपना जलवा दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी नाराजगियों के सारे सीन हमने देखे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आकर के अगर भाजपा अपने लोगों को अनुशासित कर ले तो एक प्रभावी पार्टी के रूप में राजस्थान में पुनः खड़ी हो सकती है। सिर्फ बयानों से कुछ नहीं होता, वास्तव में जो कुछ भाजपा के औजार हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसके पास में अपना चेहरा ही गुम हो गया, वो अपना चेहरा तलाश रही है, अपने सारी नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। पांडे जी से बात किया उन्होंने, पांडे जी से कुछ सीखा है और खुद उनका कुछ अनुभव है, उस पर चिंतन मनन करके और राष्ट्र की राजनीति में पुनः अपने आप को स्थापित करना चाहती है। तो उदयपुर से बेहतर और राजस्थान से बेहतर कोई जगह है नहीं। यहाँ गर्मी भी नहीं है उतनी उदयपुर में, कहीं राजस्थान में अगर बाड़मेर में हो चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर सक्रिय हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। वैसे तो खैर अपना खुद का पॉलिटिकल एजेंडा है, इन लोगों का स्वतंत्र है कि जहां उनकी इच्छा हो वहां पे वो बैठक कर सकते हैं, जहां उनकी इच्छा हो वहां पे अपने प्रशिक्षण करें, किसी का संकल्प दिलवाएं। तो ये एक बड़ी बात है। और चले शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने भी राजस्थान को चुना है, 2 दिन बड़ा कार्यक्रम रहेगा और उसमें देश भर से नेता जुड़ेंगे। कुछ खास कहा जा सकता है, किस तरह की बैठकें रहेंगी ये? योगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे निरंतर हमारे शीर्ष नेताओं की बैठकें होती रहती है, उनके मार्गदर्शन मिलते रहते हैं और वो फीडबैक लेती रहती हैं, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय किया जाए और किस तरह से वहां जो इश्यूज हैं उनको आगे लेके और आगे बढ़ा जाए। जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको किस तरह से जनता के बीच में रह के उनको उठाया जाए, ये तमाम जो बातें होती हैं। और संगठन की क्या रूपरेखा है, संगठन में आपने देखा होगा हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल, फिर जिला और फिर प्रदेश, तो तमाम एक हायरार्की बनी हुई है, कार्यकारिणी है, और उन सब का
हर समय कुछ ना कोई मीटिंग होकर उनका फीडबैक लिया जाता है, वो कितने सक्रिय, उनको सक्रिय किया जाता है। जब शीर्ष नेतृत्व आता है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक जोश भरते हैं, उनको एक मार्गदर्शन दिया जाता है और आने वाली चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया जाता है। और निश्चित तौर पे राजस्थान को, जयपुर को जो उन्होंने चुना है, जिससे भारत के भी अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें भारत से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उन पर भी चर्चा होगी और जो राज्य के प्रतिनिधि आएंगे उनके राज्यों के बारे में भी चर्चा होगी। और राजस्थान की, जब राजस्थान जयपुर में हो रहा है तो विशेषतः राजस्थान के बारे में भी सारी चर्चाएं होंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जहां पर हम हर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इन सब मुद्दों पे हमारी चर्चाएं होंगी और जिस हिसाब से राष्ट्र की, किस तरह से राष्ट्र की उन्नति हो, किस तरह से हम जनता को और अधिक लाभ दे सकें, किस तरह से राष्ट्र को सुदृढ़ किया जा सके, और ऐसे कैसे इश्यूज हैं जिनका निर्णय, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेकर उनको नीचे जनता तक पहुंचाया जा सके। और उनको आज जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो मकान हो, रोटी हो, कपड़ा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब फील्ड पे, कृषि हो, हर चीज पे लेकर युवाओं के रोजगार की बात हो, सारी तमाम बातों पे हर वर्ग, हर संप्रदाय के बारे में, हर जाति के बारे में इसमें चर्चाएं होंगी और किस तरह से एक सामाजिक समरसता पूरे भारत में बनाई जा सके कि ताकि सारी जातियों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, ये जो हमारा मोटो है, इसको लेके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर, मुद्दाओं को लेकर ये जयपुर में मीटिंग होगी। बिल्कुल। मैं ओम जी आपके पास प्रदीप जी आप जुड़ गए हमारे साथ में। प्रदीप जी, ये आपका नव संकल्प चिंतन शिविर है, बड़ा महत्वपूर्ण है। वजह से आप है, चाहे बीजेपी यहाँ पे करने जा रही हो 20-21 को, या फिर आपका 13 से 15 तक हो, 16 तारीख को बेनेश्वर धाम में सोनिया जी की सभा हो, मिशन 2024, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल पूरे दलबल के साथ में इस पे पूरी कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ एक बात जरूर है कि राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड पे जरूर रहते हैं। हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, कभी किस राज्य में चुनाव है, कभी किस राज्य में चुनाव है। उसके साथ साथ पार्लियामेंट इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश की सत्ता वही मिलती है। तो मिशन 2024 दोनों तरफ तैयारी करने की कोशिश की जाएगी। और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि चेहरा कौन होगा। जैसे ओम सैनी साहब अभी सवाल खड़ा कर रहे थे कि कांग्रेस को सबसे पहले तो चेहरा ही स्थापित करना होगा कि हाँ, कौन कांग्रेस का फेस होगा, क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी होंगी, या कोई गांधी परिवार से अलग कोई होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन तक लगातार सोनिया गांधी के साथ में संपर्क में रहे, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग की, उन्होंने अपने स्लाइड्स के जरिए पूरे प्रोग्राम को समझाया। शायद हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द भी कुछ चर्चाएं हो, अगर उन्हें लग रहा हो, क्योंकि एजेंडा सारा साफ दिखाया उन्होंने, उस पर भी कुछ चीजें हो सकती है कि हमने कहाँ लॉस किया है, कहाँ हमें बेनिफिट मिला है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के कांग्रेस वास्तव में कुछ उस गहराई तक कर पाएगी, या फिर जैसे सैनी साहब कह रहे थे अभी कि 5 सितारों में बैठकें होने लग गई, उसमें आम कार्यकर्ता की आवाज पता नहीं अब कितनी उठ पाती है, नहीं उठ पाती है। युगेंद्र जी, सवाल यह है कि चिंतन शिविर की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई तो पहले भी लड़ती रही है, लेकिन आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। क्योंकि इन राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानवीय मूल्यों की राजनीति जो है वो आजकल दिखाई नहीं दे रही। जिन मुद्दों को लेकर सरकारें बनती हैं, जिन मुद्दों को लेकर सरकार चुनाव लड़ती है, जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाती हैं, अब पिछले 2014 के बाद से देश की राजनीति में जो परिदृश्य बना है उसमें मुद्दों पे चुनाव तो लड़ा जाता है, लेकिन वो मुद्दे गायब होकर के मुद्दे बदल दिए जाते हैं। ये नया प्रयोग इस मोदी सरकार ने 2014 शुरू किया है। कांग्रेस की चिंता मुद्दों की चिंता नहीं है, कांग्रेस की चिंता सरकार में आना चिंता नहीं है। कांग्रेस की चिंता ये है जिस तरह के राजनीतिक वातावरण को क्रिएट कर भारतीय जनता पार्टी राजनीति देश में कर रही है, चिंता उस बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टी चुनाव लड़ने से पहले जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, चुनाव बाद उन मुद्दों पर बात नहीं करती है, और वो नई नई धाराएं, नई नई संप्रदाय की बातें करके समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि कांग्रेस ने कभी देश को बनाने का काम किया है। 70 साल के इतिहास में 60 साल कांग्रेस ने काम किया, तो कांग्रेस ने देश बनाया है। कांग्रेस ने 1947 से अब तक इस देश को जितना योगदान दिया है, मैं मानता हूं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी काउंट नहीं कर रही है। प्रदीप जी सारी बातें ठीक है। प्रदीप जी सारी बातें ठीक है। आपने दो बातें, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरा कहना यह है कि अब सवाल यह है कि कांग्रेस के मुद्दों को लेकर के, मुद्दे तो राष्ट्रव्यापी हैं, राष्ट्र के विकास की बात हो सकती है,
लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रैक्टिस की राजनीति देश में कर रही है, उस प्रैक्टिस को फेस करने की राजनीति कांग्रेस ने की नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक सोच में सबसे बात जरूरी जो मैं मानता हूं वो ये है कि जिस परिपाटी पर ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है उसका जवाब कांग्रेस किस तरह देगी, मैं समझता हूं इस चिंतन शिविर का मुख्य धारा ये होनी चाहिए। और मैं यही बात कहता हूं कि कांग्रेस अब भाजपा की रणनीति के अनुसार राजनीति करने की रणनीति पर काम करे तो मैं समझता हूं हम भाजपा के सामने अपना लक्ष्य कुछ निर्धारित कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि अभी तक कांग्रेस ने वो रणनीति नहीं बनाई है? क्योंकि ये आप लोग 2014 से बात आरोप लगा रहे हैं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही जी। मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, वो समाज को बांटने का काम कर रही है। बुलडोजर की जो कल्चर आई है, बताइए आप कहां देश में थी? कभी देखा आपने? इस 2000 पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद देश में 10 राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हो गए। ये दंगे पहले तो नहीं हुए कभी। देखिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह का माहौल कैसे बना है? प्रदीप जी मैं देखिए उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बुलडोजर अगर कहीं पे चल भी रहा है, मैं एक बात जरूर, चलो आपने जिक्र कर दिया तो एक छोटा सा मैं सवाल जरूर जानना चाहूंगा। आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, कुछ जगह हो सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स में ही हो रहा है। सुनिए सर जी, लेकिन कई माफिया ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया, तो ये क्या देश की न्यायपालिका, क्या देश की न्यायपालिका उनसे लड़ने के लिए सक्षम नहीं है? जरिए कोई अपना साम्राज्य तो बन सकता है, लेकिन स्वस्थ भी हो सकता है, कानून का पंजा बहुत मजबूत आप मुझे बताइए, क्या देश का न्यायिक तंत्र इस व्यवस्था से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है? आप बिना कोर्ट में गए, अदालत में गए, खुद फैसले करके, और आपने जिन लोगों की संपत्तियों का नाश किया उसमें लोग कोर्ट में जा रहे हैं, उनके पास दस्तावेज हैं। अब सवाल ये, क्या सरकार उनको गलती पाए जाने पर क्या मुआवजा देगी? भटक जाएंगे नहीं, भटेंगे नहीं। अलग हो जाएंगे। आपने बहस छेड़ी है तो उसकी बात सुनिए। अगर न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, इन सरकारों का न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को डराने की राजनीति कर रहे हैं। प्रदीप जी हम मुद्दे पे लौटे, क्योंकि हमारा जो सीधा जो जानकारी हम चाह रहे हैं, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप लोग, उसमें आपने सही कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी जिस रूट पे चल रही है उसका मुकाबला करने के लिए लीडर्स को उसी तरह से बात करनी चाहिए, वह तैयारी करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को बताया जाना चाहिए कि बीजेपी अगर इस मोड पे अगर ये एक्शन करती है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इस पे बहुत कुछ नजर है। देश की सियासत के लिए आपका जो चिंतन शिविर है काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या इसका रुख रहेगा, किसको टारगेट किया जाएगा, क्या आपका बेस बनेगा, वो तमाम परिस्थितियां जो मुझे लगता है, क्योंकि चिंतन शिविर में आप लोगों के जो राष्ट्रीय चिंतन करता है वो लोग मौजूद रहेंगे और वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हाँ मैंने वही कहा, तो वही जो राष्ट्रीय चिंतन करता है, मैंने यही कहा, कार्यकर्ता नहीं कहा मैंने, चिंतन करता, जो चिंतन करेंगे, क्योंकि चिंतन का तो अर्थ यही होगा कि उसमें चिंतन की जाएगी। लेकिन मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस में सच्चाई में वह चिंतन हो पाएगा जो होना चाहिए? क्योंकि बाहर आके तो कुछ कहते हैं कि, या एक बात एक अक्षर के साथ में कह दी जाती है कि ये निर्णय आला कमान पे छोड़ा जाता है। मैं कई बार देखता हूं कि विधायकों को इकट्ठा कर लिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर एक छोटी सी लाइन पास होती है कि निर्णय आला कमान करेंगे। तो कांग्रेस को लगता है कि इस ट्रेंड को भी बदलने की आवश्यकता है। योगेन जी, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, चेहरा। मैं चेहरे से किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा था, मैं कांग्रेस दल की और कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो को और कांग्रेस जिस तरीके से पहचानी जाती है उसकी बात कर रहा था। वो चेहरा खोया है कांग्रेस ने, कांग्रेस को अपना वो चेहरा तलाश करके वापस लाना है। 1956 का आबादी सम्मेलन का जो घोषणा पत्र है, जो कई बार पास होने के बाद में 1965 के अंदर जयपुर सम्मेलन से लागू हुआ, और उसी का नतीजा रहा कि मिसेस गांधी गरीबी हटाओ जैसे स्लोगन के साथ में स्थापित हुई थी। तो कांग्रेस ने वो चार्म खो दिया है। कांग्रेस आज बात जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को देख करके कर रही है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं करना है, कांग्रेस को अपना ही स्वरूप निखारना है। सामान्य जन को बताना है कि वो किसके लिए कमिटेड है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है, ये बताना है, साबित करना है। ये साबित करने की स्थिति नहीं होती है। उससे पहले कांग्रेस में कई सारी बातें, कभी G23 पैदा होता है, कभी कुछ और पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग एक एटीट्यूड है, या जिसे कहना चाहिए एजेंडा है,
उस एजेंडे से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपने अगर पुराने चेहरे को स्थापित कर ले तो उसके सामने कुछ टिकता नहीं है, मेरा ऐसा ख्याल है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि उदयपुर में उन पे चर्चा होनी चाहिए। उस चेहरे की बात कर रहा हूँ मैं, सोनिया गांधी जी या राजीव गांधी या प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस के लिए ये एक अलग चेहरे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कैसे इलेक्ट होती है, कांग्रेस में कौन सामने आता है, किसको चुनते हैं, ये जो साइकोफेंसी बनी हुई है इससे कांग्रेस निकल सकेगी क्या? नहीं निकल सकेगी। साइकोफेंसी जो बनी है इसी अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा घातक है। चाहे राहुल गांधी बने लेकिन साइकोफेंसी के साथ में नहीं, चाहे प्रियंका ही बने या सोनिया जी बने, उनके अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में जो पहचान है उसके साथ में कोई बात सामने आए तो समझ में आए। इसी तरीके से मैं भाजपा के लिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्वरूप है वो इतना उग्र हो गया है और वो इतना एक तरफा जा रहा है जिससे उन पे आरोप लग रहा है कि वो बहुसंख्यकवाद को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो सन 1980 में बनी थी, उस वक्त जब अटल जी और अडवाणी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे छागला जी, उनकी लीडरशिप, उनकी अध्यक्षता में ये सारा सिलसिला हुआ था, उससे परे होकर के ये स्वरूप कैसे आ गया? क्योंकि वो विकल्प था कांग्रेस का। ये विकल्प नहीं है कांग्रेस का जो आज हम देख रहे हैं, सत्ता भले से हो, लेकिन जो एक साफ सुथरी डेमोक्रेटिक पार्टी उस वक्त स्थापित हुई थी वो आज बरकरार है क्या? मेरा ख्याल है कि अगर सामान्य कार्यकर्ता इस पर चर्चा करेगा और अपने इतिहास को देखेगा तो उसको बहुत सारी बातें याद आएंगी, उसको गोविंद आचार्य भी याद आएंगे, उसको अडवाणी भी पुराने याद आएंगे और अटल जी याद आएंगे। मेरा ख्याल है कि वो हो नहीं रहा है। मुश्किल ये हो रहा है कि कुल मिलाकर के 2-3 नामों को लेकर चलते हैं, मोदी जी, शाह जी या नड्डा जी। ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में विशाल अपना दल है, जो उसकी अपनी हैसियत है, उसका अपना घोषणा पत्र है। आप उसे लाइक करें या ना करें, जनता जब तक उसको स्वीकार करेगी उसको कोई हटा नहीं सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। उसकी जो खामियां पैदा हुई हैं उसको ये सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, ये जो एलेज कर रहे हैं, अपोजिशन जो एलेज कर रहा है या कांग्रेस एलेज कर रही है कि बुलडोजर राजनीति या दूसरा कोई और राजनीति, तो लोग वोट कर रहे हैं ना। तो उस वोट करने के पीछे क्या रीजन है? कैसे उस जाति समूह को या समाज को आप कैसे समझा सकते हैं कि वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करने वाले तो हम लोग हैं? तो सामने आए, बताएं। बिगर बताए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बेरोजगारी या हमारी महंगाई, ये सारी परेशानियां गायब हो जाती है और उनके साथ में वोट देते हैं। जो आपने कोविड के दौरान हमने देखा वो सारा दृश्य हमें पता है ना, फिर क्यों वोट देते हैं? इसका मतलब कहीं कोई खामी है, इनकी संवादहीनता है, इनका वर्किंग कमजोर है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी देखे कि क्यों ऐसा कुछ बोलना पड़ता है जो होता नहीं है, वो उसको बोलते हैं। क्या हम यूपी को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। कोविड के दौरान जो देखा हमने, तो दुरुस्त किया जा सकता है ना। तो चिंतन का मतलब यही होता है कि दोनों पार्टियां चिंतन करें, ये सोचे कि भारत की जनता को क्या चाहिए। भारत की जनता को ये नाम नहीं चाहिए, भारत की जनता को एक फिलॉसफी चाहिए, एक घोषणा पत्र चाहिए जो जनता के लिए हो, वो किसी इंडिविजुअल के लिए ना हो, जो इंडिविजुअल के नाम से नहीं पहचाना जाए, भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाए, कांग्रेस के नाम से पहचाना जाए। हो ये रहा है कि हर मोदी जी करेंगे या सोनिया जी करेंगी, आला कमान करेगा या दिल्ली करेगा। ये जो शब्द शैली डेवलप हो गई है ये अपने आप में बड़ी खतरनाक है। और बड़े विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं कि दोनों दलों को इन बातों पे गौर करना चाहिए, पुनः एक डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश करना चाहिए और उसमें सामान्य जन को बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम सैनी साहब कह रहे हैं, खैर हो सकता है समय के साथ में राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलती हों, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस की जो बात बीजेपी क्या करती थी, अब वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। एजेंडा बदल गया है। 1980 में जिस पार्टी को जिस मकसद के साथ में बनाया गया था, अब एजेंडा कुछ और है। और प्रदीप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि सत्ता हमारा एजेंडा नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। कोई भी राजनीतिक दल है, अगर राजनीति में कोई आया है तो सत्ता भी उनकी एक लक्ष्य है, और लक्ष्य नहीं है, पूर्णतः है लक्ष्य है। आंख वही है मछली की जो सत्ता की कुर्सी दिल्ली तक पहुंचती है। और मैं इसे कोई गलत भी नहीं मानता। अगर राजनीतिक दल कोई भी है तो प्रयास करेगा, कोई भी करेगा, इसमें कहाँ गलती है। लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं। और अगर आप लोग ये धारणा बनाएंगे तो फिर लोकतंत्र की मजबूती कैसे होगी। सभी को सत्ता की कोशिश करनी चाहिए, स्वस्थ और स्वच्छ परंपरा के तहत, लेकिन प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, जो हमारी सियासत में अब थोड़ा सा घर करता जा रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। और चिंतन शिविर आपका हो चाहे इनका हो, उसमें इस पर भी चिंता होनी चाहिए कि हम रूट लाइन क्या ले रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। चले, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि हम लोगों की जो एक्सरसाइज चल रही है उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के हमारी बैठकें होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 से पहले।
24 आपका लक्ष्य होगा, निश्चित रूप से होगा। उससे पहले उन राज्यों का भी एक लक्ष्य होगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि इलेक्शन का बेस एक मुख्य एजेंडा होगा इसका। देखिए, मैंने आपको बताया विंदर जी, चुनाव तो मुख्य रहता ही है, वो दृष्टि में रहता है जब जब जिस राज्य में होते हैं। तो लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें हम पूरी हर विषय पे यहाँ चर्चा होगी। और मैं जैसे आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी अटल जी, अडवाणी जी के टाइम पे थी, जिन्होंने उस पार्टी की नींव रखी, जो सिद्धांत, जो नीति, उसी नीति और सिद्धांत को आगे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेके चल रहे हैं, और अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, वो लेके चल रहे हैं। तो हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, और जब वो तय कर लेती है कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है या ये नेतृत्व कर रहे हैं, तो फिर कहीं भी इफ एंड बट्स नहीं रहते, और पूरा भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है वो पूरा उनके पीछे लग जाता है, और किसी भी तरह से उसको मजबूती हम प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, जो कांग्रेस का ये चिंतन शिविर हो रहा है, चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है, क्योंकि भारत की जनता ने से इनका विश्वास उठ चुका है। जो कांग्रेस की नीतियां थी, सिद्धांत थे, रीति थी, विचारधारा थी, वो अब भारतीय जो जनता है उन्होंने उसको नकार दिया है। तो चलिए ये मान के चल सकते हैं कि चिंता पार्टी के एजेंडे रहेगी। शैलेंद्र जी, ये तो मान के चल सकते हैं कि चिंता खुद की नहीं, दूसरे की भी रहेगी। अरे मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहता है वो हमेशा सुशासन, विकास, राष्ट्रवाद, अंत्योदय की भावना, महिला सुरक्षा। समय की कमी है। प्रदीप जी से 30 सेकंड में बात लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, चिंतन आपका भी है निश्चित रूप से। इन्होंने कहा कि जो कुछ कांग्रेस कर रही है, तो लिहाजा साफ है कि आप लोगों पे भी चिंता होगी, और चिंता होगी, ये आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, सिलेबस का हिस्सा है कि कांग्रेस पे भी चिंता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सीटें ले रही है, पंजाब में अचानक कैसे प्रकट हो गई, तमाम पहलू हैं, उन पे होता भी है। और ये चिंतन इसी तरह के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जब बैठकें होती हैं तो उसमें एजेंडा सारा ही होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि अच्छी बात भी अगर खुलकर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती है तो ज्यादा बेहतर होता है, कि पता नहीं किसके क्या दिमाग में से क्या बात आ जाए, वही उसका पिक पॉइंट हो जाए, तो होनी चाहिए। चलिए, हो सकता है कि आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। 30 सेकंड में आपकी बात जानना चाहूंगा कि क्या आपके यहाँ पे भी वर्तमान परिस्थिति जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बीजेपी को ध्यान में रखते ये कोशिशें करेंगे कि भविष्य मुकाबला कैसे करना है? योगेंद्र जी, चिंता की बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस देश में कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। आपने देखा था उत्तर प्रदेश में नदियों पे लाशों की बाढ़ आ गई थी। अगर यही स्थिति है, ना तो किसी जुडिशरी ने, ना किसी मीडिया ने, ना होने वाला है इस बात को उठाया। कांग्रेस की चिंता इस बात की है, कांग्रेस की चिंता इस बात की है, सचिन पायलट जी का क्या होगा, राजस्थान की व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन इस तंत्र के लोगों ने, मैं माफी चाहूंगा, दोनों को ही आपके चिंतन शिविर मुबारक हो, बहुत अच्छे से सफल हो, कार्यकर्ताओं की हितों की बातें और आप लोग फोकस करें, क्योंकि डाइवर्ट होंगे हम फिर वही बातों पे, उससे तो अच्छा नहीं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। समय हो चुका प्रदीप जी, समय हो चुका। शैलेंद्र जी, समय हो चुका। लेकिन मैं, चलिए, जन टीवी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान की धरा है, अगर पॉलिटिकल रंग के लिए हो या सांस्कृतिक रंग के लिए हो, हम आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप अपने मकसद में कामयाब हो, एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में आप लोगों का डिस्कशन हो, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए जो कार्यकर्ताओं के लिए भारी ना पड़े, उन्हें एंजॉय भी हो कि हमने, पार्टी ने हमें जो रणनीति दी है कि बहुत ही सार्थक है। और जो अगर राजस्थान का नाम होगा तो मुझे लगता है कि सभी के लिए ठीक होगा कि हाँ, राजस्थान की धरा से कि आज क्यों बुराड़ी सम्मेलन के जिक्र बार बार किया जाता है, कुछ तो था उसमें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।